चलो बेटा शुरू करें। तो हिस्ट्री में कितने क्लासेस हो चुके हैं? एक क्लास हुआ है ना? ठीक है, आज हमारा क्लास क्या है? 2। और उस एक क्लास में क्या क्या पढ़े थे थोड़ा बताइए। कॉमन आइडेंटिटीज के बारे में कि एक नेशन को स्टैब्लिश करने के लिए कॉमन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। तो फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था? हाँ, क्या क्या कॉमन आइडेंटिटीज था, एक दो बताइए। एक मिनट, हाँ बोलो बेटा। सिटीजनशिप, फादरलैंड, लैंग्वेज, फ्लैग, नेशनल असेंबली, हिम्स, ये सब कॉमन आइडेंटिटीज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज को किया गया था। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है कि फ्रांस में तो डेमोक्रेसी आ जाती है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बन जाता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अब इसके बाद कौन आते हैं 1904 में? बताओ अगर याद हो तो। 1804 है ना? हाँ, कौन आते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत बढ़िया। 1804 में नेपोलियन आते हैं। एक्चुअली नेपोलियन कौन होते हैं ना? नेपोलियन फ्रेंच आर्मी में होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेना ही देश पर अपना अधिकार जमा लेती है, जैसे पाकिस्तान में हुआ है ऐसा, म्यांमार में हुआ। पाकिस्तान वाला स्टोरी याद है? परवेज मुशर्रफ। हाँ, उसके बाद म्यांमार, आपको बताए थे ना कहानी कि म्यांमार में जो है सेना जो है अपना अधिकार जमा ली है ना? तो ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, कई देशों में हुआ है ऐसा। तो नेपोलियन जो थे वो फ्रेंच आर्मी में थे, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में नेपोलियन फ्रेंच में अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं? लीडर, जो मेन लीडर है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए कि पूरा फ्रेंच का राजा बोल लीजिए। ठीक है, तो वो अपने आप को घोषित कर देते हैं क्योंकि सेना जो है उनके कंट्रोल में थी। तो होता क्या कि 1804 में आते हैं, तो जब वो फ्रांस में अपना राज शुरू करते हैं तो वो जो सबसे पहली काम करते, जो सबसे पहला काम वो करते हैं, क्या काम करते हैं कि डेमोक्रेसी को हटा देते हैं। बेटा देखो कहानी, क्या करते हैं वो? कितना मशक्कत करने के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आया था, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, सुधार हुआ था, और उसके बाद जब नेपोलियन आते हैं तो डेमोक्रेसी वो हटा देते हैं। अब डेमोक्रेसी तो नेपोलियन हटा दिया, लाया क्या? मोनार्की। वापस वही लाया क्या? मोनार्की आ गया। लेकिन फिर भी लोगों का विरोध नहीं हुआ। क्यों विरोध नहीं हुआ, जबकि विरोध होना चाहिए था? लोगों ने बहुत मुश्किल से डेमोक्रेसी पाया था फ्रांस में, पढ़ा है ना आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो बहुत मुश्किल से फ्रांस में डेमोक्रेसी आई थी। और नेपोलियन आए और उन्होंने क्या किया? डेमोक्रेसी को हटा दिया, और क्या लेके आए? वही मोनार्की, जिसके लिए लोग फाइट कर रहे थे। अब रही बात कि मोनार्की तो आ गया, लोगों को तो विरोध करना चाहिए, लेकिन लोगों ने विरोध किया नहीं। लोगों ने विरोध किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी या मोनार्की से ज्यादा जरूरी था कि वो क्या चाहते थे, और अगर जो वो चाहते थे अगर कोई राजा दे दे तो लोग क्यों हल्ला करेगा? भारत में राम राज्य बोला जाता है ना, राम राज्य। राम राज्य बोलने का मतलब क्या? राम राजा थे लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। राम राजा थे लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, लोग खुश थे, तो कोई दिक्कत नहीं। अकबर महान बोलते द ग्रेट अकबर। क्यों लगाया जाता द ग्रेट अकबर? क्योंकि वो मोनार्की सिस्टम था, अकबर राजा थे, शासन कर रहे थे वो, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो मोनार्की हमेशा खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो राजा है कैसा। तो नेपोलियन जब आए तो डेमोक्रेसी हटा, मोनार्की आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिविल कोड लागू किया। कहानी यहां से शुरू हो रही है। क्या लागू किया? एक कोड लागू किया। ऐसे आप समझ लीजिए, एक कोड उन्होंने लागू किया जिसको बोलते हैं सिविल कोड। इसको कहीं कहीं पे किताबों में नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि नेपोलियन ने लागू किया था। अब इस कोड में था क्या? इस कोड में वो सारी बातें थी
जो लोगों को चाहिए था, क्या क्या थी, यही है आज का पूरा टॉपिक। सब बात समझ में आ रही है ना? तो क्या क्या था उस कोड में, अगर हम बात करें कि उस कोड में था क्या क्या, तो देखो बेटा, एक तो जो बात थी कि मोनार्की सिस्टम में सबसे प्रॉब्लम क्या था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यही थी ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऊपर से जो राजा के घर का जो फैमिली होगा उसको स्पेशल छूट दिया जाएगा। ये सब बातें थी। तो इसने क्या किया, जो नेपोलियन था उसने क्या किया कि ये सारी चीजें एबोलिश कर दी, हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया कि बर्थ के आधार पर जो फैसिलिटीज मिलती है कि राजा के घर में जन्म लिया है इसका मतलब तुमको छूट मिलेगा नहीं। तो क्या होगा भैया, तो भैया ये होगा कि सबको इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। किसके सामने? लॉ के सामने, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। जो नेपोलियन ने जब ये कोड लाई तो लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, ठीक है रहने दो, मोनार्की और अब क्या डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी ही हो जाए और चारों तरफ लूट रहे तब तो 5 साल तो गया ना हमारा। हालांकि डेमोक्रेसी को हम अच्छा मानते हैं, हम मोनार्की को अच्छा किसी भी हाल में नहीं मानते हैं, वो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको लेकर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी को लाया और मोनार्की को लाया और डेमोक्रेसी को हटा दिया। लेकिन साथ में उन्होंने कोड लॉन्च किया जिसको बोला गया सिविल कोड। और सिविल कोड की खास बात क्या थी कि सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज एबोलिश किया कि बर्थ प्रिविलेज, जिसको बोलते हैं बर्थ प्रिविलेज, है ना, जन्म के आधार पर जो फैसिलिटीज मिलती है उसको उन्होंने हटा दिया। उन्होंने सबको समानता इक्वल रखा, किसके सामने? लॉ के सामने, अपने सामने नहीं, लॉ के सामने। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने की, जैसे उन्होंने वेट और मेजरमेंट को लेकर के एक अच्छा डिसीजन लिया। किसको लेकर के? वेट एंड मेजरमेंट। अब वेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या कि पहले मान लो 1 किलो चावल चाहिए, तो कोई एक पत्थर उठाया बगल वाला से, बगल में एक पत्थर गिरा हुआ था, पत्थर उठाया ऐसे रखा, बोले यही 1 किलो है, दे दिया। वो छोटा पत्थर भी होगा तो चलेगा, बोल दिया यही 1 किलो है, हो गया। कोई दूसरे जगह आप जाइए, वहां पे 1 किलो बोला तो उससे भी छोटा वाला उठाया, बोले यही 1 किलो है, इसी को हम लोग 1 किलो बोलते हैं। कोई मेजरमेंट का कोई फिक्स ही नहीं था वेट को लेकर। 5 मीटर कपड़ा चाहिए, काटा, हो गया 5 मीटर, कोई फिक्स नहीं, कुछ नहीं। नेपोलियन ने डिसीजन लेकर के वेट एंड मेजरमेंट पर बहुत अच्छा एक काम किया कि उन्होंने फिक्स किया चीजों को कि नहीं इसको हम यूनिट बोलेंगे या फिर यहां से इस तरह से लोगों को बांटा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. ये बहुत बड़ी काम उन्होंने की। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थे, जैसे फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम समझते हैं आप? फ्यूडल सिस्टम, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर नहीं दिख रहा तो दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको बुक में मिलेगी, बस आप कहानी सुनो। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो टैक्स देना पड़ता है। समझ में आ रही है ना? जैसे एक राजा है, अब राजा तो पूरा एरिया को कैसे देखेगा, उतना बड़ा एरिया है राजा का, तो वो क्या करेगा, एरिया वाइज किसी न किसी को देख रेख करने के लिए रखेगा, जिसको हम लोग सामंत बोलते हैं, ठीक। और वो क्या करेगा, उसका काम क्या रहेगा, उसका काम है वहां पर टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है। और वो एक जगह सबको जमा करेगा और फिर राजा को दे देगा। तो ये जो सिस्टम था इसको नेपोलियन ने हटा दिया। इसके साथ साथ कि कोई भी कहीं भी जाकर के काम कर सकता है या अपनी प्रोडक्ट को कहीं पर भी जाकर के बेच सकता है। बहुत सारी काम इन्होंने की जो लोगों के लिए बहुत अच्छा था। डेवलप मैंने किसी भी देश को विकसित करने के लिए, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी था। लोगों ने समझा, लोगों ने बोला चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी किए। अब क्या किए हैं वो देखो। एक्चुअली ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारा जो फ्रांस का जो बाउंड्री है वो बढ़े
और ये क्या चाहते हैं, इतिहास में कई राजाओं ने चाहा है कि मेरा साम्राज्य बढ़े, मेरा एम्पायर बढ़े, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपका नेशनलिज्म हो जाता है, राष्ट्रवाद होता है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मतलब प्रेम का भावना, अपने कंट्री के लिए पेट्रियाटिक फीलिंग, बात समझ में आ रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनलिज्म, अपने देश के लिए प्रेम का भावना। तो जो देशभक्त लोग थे उनको नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस के बॉर्डर में भेज दिया, ठीक, और बोला कि जाओ वहां के आसपास के लोगों को समझाओ, राष्ट्रवाद के बारे में समझाओ, ठीक है ना। तो यहाँ के जो आर्मीज आए, यहाँ पे जो आर्मीज आए बॉर्डर पर, ये आर्मीज ने क्या किया, ये आर्मीज ने अगल बगल के लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में तो समझाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ के लोगों को फोर्स किया कि तुम फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो, फोर्स किया कि फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो। अब फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर लेगा, इसका मतलब क्या, तुम फ्रांस का हो गया। अब फ्रांस का हो गया, इसका मतलब क्या, ये जमीन यहां से यहां फ्रांस का हो गया, क्योंकि वहां के लोग फ्रेंच आर्मी में है। तो नेपोलियन, ये काम जो उन्होंने किया ना, ये गड़बड़ थी, और इस तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई विरोध नहीं करेगा। आप कहीं ना कहीं अपने एम्पायर को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे देश के लिए तो खतरा होगा ना। अगर चीन भारत में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दे तो जाहिर है खतरा है। जी सर। खतरा है ना। अफगानिस्तान, तालिबान कहाँ आया, अफगानिस्तान में आया, और जैसे तालिबान अफगानिस्तान में आया तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर शेयरिंग होता है, अगर आपको मालूम हो। जी सर। मालूम है, यस सर। छोटा सा, ज्यादा नहीं, एकदम छोटा सा। 106 किलोमीटर। अरे जियो बेटा, गजब, कितना, 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयरिंग होता है। तो भारत को टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा जी सर। कि तालिबान कहीं भारत पर अटैक तो नहीं कर रहे। तो जब ये नेपोलियन अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर है बाकी जो देश है अगल बगल में उनको तो टेंशन होगा ना। यस सर। बात समझ में आ रही है ना। यस सर। तो इसके बाद एक वॉर होता है, फिर बॉर्डर को फिक्स कर दिया जाता है फ्रेंच का। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। मेन आज का टॉपिक था आपका नेपोलियन कोड, सिविल कोड, कि वो जब आए सत्ता पर, जब वो आए राजा बने तो उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने लॉन्च की थी। वो आपके एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। इसीलिए हम सिर्फ आपको कहानी समझा रहे ताकि आप बुक फॉलो करें, क्योंकि अगर हम लिख देंगे तो आप चुपचाप उतार लेंगे, बुक फॉलो नहीं करेंगे और वो सबसे बड़ी गलती होगी। तो बुक फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो आपको इसी पॉइंट को लिखना है अच्छे से कि नेपोलियन सिविल कोड में क्या क्या था, नेपोलियन ने क्या क्या लॉन्च किया, ठीक है, क्या क्या लागू किया फ्रांस में, और दूसरी गलती भी हम आपको बता दिए कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया था। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है। चलो बेटा, ठीक है।